हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम करेंगे क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसका आपका प्री बोर्ड जो सॉल्यूशन है वो करवाया जाएगा। ये पार्ट 1 है, पहले ही बता दिया जाएगा पार्ट 1 है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एकदम से पार्ट पूरे का पूरा आप चाहें एक्सप्लेन होकर हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन ठीक और कौन से गलत हैं। दूसरी बात, प्री बोर्ड के क्वेश्चन ही उठाकर आपको कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम जो है आपको क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो टर्म 1 का यानी कि फर्स्ट जो है आपका उसका जो आज हुआ था इकोनॉमिक्स का उसका है 40 नंबर का ये पेपर आएगा आपका भी सेम ऐसी फॉर्मेट में होगा और इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने होंगे। यानी कि 24 जो क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे सेक्शन ए में, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में आपको 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से भी 20 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी जो है उसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने ये रहा। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है इसमें आप सभी से कि आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय को डैश कहा जाता है। यानी कि जो एक वित्त वर्ष होता है उसमें सरकार के द्वारा जितना भी उसकी इनकम है, जितनी भी आय है, आय का मतलब यहाँ पर प्राप्तियां हैं, ठीक है, जितनी भी प्राप्तियां हैं और जितना भी खर्च किया है, जितना भी व्यय किया है, उसका जो लेखा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो एक जो वित्त वर्ष होता है उसमें सरकार के द्वारा जितनी भी प्राप्तियां की जाती है, जितना भी व्यय किया जाता है, उसका एक अनुमानित जो विवरण दिया जाता है उसे कहा जाता है सरकारी बजट। आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का व्यापार शेष वित्त वर्ष के लिए डैश दर्ज करता है। तो जो भी एक जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो व्यापार शेष, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका जो सैम्पल पेपर था जिसके मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, जो इस टर्म का निकला था, सीबीएसई ने रिलीज़ किया था, हिंदी मीडियम में मैंने अपलोड कर दिया, तो उसे देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि सेम क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर का यहाँ पर आया हुआ है, पर सेम नहीं है, थोड़ी सा इसमें चेंज कर दिया गया। उसमें पूछा गया था, ऑप्शन तो सेम दिखेंगे आपको, पर उसमें पूछा गया था कि भुगतान शेष, यहाँ पर व्यापार शेष की जगह भुगतान शेष लिख दिया था। अब इस एक टर्म की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर आप जो है सैम्पल पेपर का क्वेश्चन सोचकर वही आंसर टिक करके आ गए होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि जिससे मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया उसने यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक किया है, जो सैम्पल पेपर में सेम क्वेश्चन था और उसका बी वाला आंसर ठीक था, पर यहाँ पर ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। किस तरीके से, चलिए समझते हैं। एक अर्थव्यवस्था में जो व्यापार शेष है वो उसका वित्त वर्ष के लिए डैश दर्ज किया जाता है। तो व्यापार शेष का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है, व्यापार शेष इक्वल टू भौतिक वस्तुओं का निर्यात माइनस भौतिक वस्तुओं का आयात। यानी कि वस्तुओं का आयात और निर्यात जो है उसे शामिल किया जाता है, उसे दर्ज किया जाता है एक व्यापार शेष में, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ये सी वाला ठीक हो जाएगा, वस्तुओं का आयात और निर्यात, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि भौतिक वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं हैं, पर यहाँ पर हमें वस्तुओं का आयात और निर्यात कहा है, तो इसलिए ये वाला भी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक ऑप्शन। अब ये जो डी वाला है क्यों नहीं ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने वस्तुतः सेवाओं का आयात निर्यात कर दिया, तो यहाँ पर सेवाएं भी तो जोड़ दी है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए, पहचानिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें पहचानना है। निम्न में से कौन सा बैंक सामान्य जनता से मांग जमा स्वीकार नहीं करता है। तो सामान्य जनता से मांग जमा स्वीकार कौन सा बैंक नहीं करता है। जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो सारे के सारे जनता से जो है, जनता उनके पास जाएगी और जाकर अपने जो धन है, अपनी जो मनी है वो जमा करवाएगी। और उसके बाद मांग जमा का अर्थ, जब मैं आपको जो ये वाला चैप्टर करवा रही थी, थर्ड चैप्टर मनी और बैंकिंग सिस्टम वाला, उसमें मैंने आपको बताया था मांग जमा होती क्या है। जो जमा ऐसी जमाएं जो मांगने पर वापस की जाती है, लौटाई जाती है बैंक के द्वारा। यानी कि हम जो अपना धन बैंक में जाकर जमा करवा के आते हैं तो वो हमारी मांग जमा हो जाती है। जब भी हम किसी भी टाइम पर अगर हम बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि हमने जो जमा करवाए हैं अपने पैसे वो हमें दोबारा चाहिए, तो मांगने पर दिए जाएंगे, चाहे बैंक को कहीं से भी अरेंज करने पड़े। तो वो होता है मांग जमाएं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा बैंक है जो क्या है सामान्य जनता की, यानी कि हम अगर अपने धन को जमा करवाएं उसके बाद मांगे तो वो नहीं देगा, ठीक है। ऐसा कौन सा मांग जमा स्वीकार ही नहीं करेगा। पहली बात यहाँ पर ये कहिए, यानी कि हम अपना धन जमा करवाने जाएंगे और साफ इनकार कर देंगे कि हम जो है यहाँ पर आपका धन जमा नहीं कर सकते। ऐसा बैंक कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है बैंक
बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे आपके वाणिज्यिक बैंक के तीनों ऑप्शन। तो इसलिए जो है वाणिज्य बैंक को क्या करना पड़ेगा, उनका तो जरिया ही यही है ना, वो इसी के लिए तो स्थापना की गई है, तो इसलिए इन सबको जमा करना पड़ेगा। पर आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट, जिसे आप क्या आरबीआई बोलते हैं, ठीक है, आरबीआई जो है वो क्या है, वो स्वीकार नहीं करता मांग जमाए, ठीक है, जनता की मांग जमाए स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम सभी के सामने फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि फिर से हमें एक सही ऑप्शन पहचानना है। निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होगा। तो भुगतान शेष के चालू खाते में क्या चीज़ जो है वो शामिल नहीं होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है भारत में मशीन का आयात, दूसरा यहाँ पर है केपीओ सेवाओं से विदेशी विनिमय का अंतर्वाह, तीसरा यहाँ पर केआईए मोटर्स द्वारा भारत में निवेश, और चौथा यहाँ पर है भारतीय द्वारा विदेशों का अंतरण। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर, यानी कि जो भुगतान शेष होता है उसमें जो चालू खाता होता है, आपको पता होगा भुगतान शेष जो घटक हैं उसके अंदर आपका एक चालू खाता आता है और एक पूंजी खाता आता है। चालू खाते में चालू खाता भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, दूसरे में सेवाओं का आयात निर्यात, तीसरे में एक पक्षीय हस्तांतरण जिसमें उपहार हो गए, दान वगैरह हो गया, वो आ जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें इन्होंने पूछा है क्या चीज़ शामिल है। पहला जो ऑप्शन कह रहा है भारत में मशीन का आयात, यानी कि यहाँ पर वस्तु का आयात किया जा रहा है, तो चालू खाते में शामिल है ये, तो इसलिए आपका ये वाला तो यहाँ पर कट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछा इन्होंने। दूसरा देखिए केपीओ सेवाओं से विदेशी विनिमय का अंतर्वाह, यानी कि जो केपीए सेवाएं प्रदान की जा रही है, तो यहाँ पर सेवाओं का क्या करें, निर्यात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है ऑप्शन कट हो जाएगा, ये भी चालू खाते में शामिल हो गया। तीसरा देखिए केआईए मोटर्स द्वारा भारत में निवेश, तो निवेश का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए यही वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, ठीक हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। भारतीय द्वारा विदेशों को अंतरण, अंतरण का मतलब होता है हस्तांतरण, यानी कि भारतीयों द्वारा विदेशों को हस्तांतरण किया जा रहा है, चाहे वो वस्तु हस्तांतरण की जा रही हो, चाहे सेवा हस्तांतरण की जा रही हो, या फिर आपका एक पक्षीय हस्तांतरण वहाँ पर क्यों ना हो रहा हो। तो इसलिए तीनों के तीनों अगर उसमें देखें तो हमारा ये चालू खाते में शामिल होगा, इसलिए ये वाला भी आपका कट हो जाएगा और आपका सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें यहाँ पर कथन दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है और जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला कथन कह रहा है वस्तु तथा सेवा कर 2016 को जुलाई 2018 में लागू किया गया, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पर। तो ये जो वस्तु तथा सेवा कर है वो इसे इंग्लिश में बोला जाता है जीएसटी, ये नाम तो बहुत सुना होगा आपने, जीएसटी। ये जो था 2016 में लाया गया था ये, और बाद में 2017 में जाकर लागू हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर कथन ए तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने 2018 बोला है, तो इसलिए ये गलत हो गया हमारा। दूसरा कथन देखते हैं, वस्तु तथा सेवा कर को 3 उपभागों में बांटा गया। इन्होंने कहा है कि जो जीएसटी है उसे 3 उसमें बांटा गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन्होंने बताए हैं आईजीएसटी, दूसरा इन्होंने सीजीएसटी और तीसरा इन्होंने एसजीएसटी। तो ये कथन बिल्कुल सही है, दूसरा जो बोल रहा है यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड, और यही नाम है इसके सेम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा कथन सही होगा, इसके अकॉर्डिंग केवल पहले वाला कथन सत्य और दूसरे वाला असत्य, उसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया ये थर्ड वाला ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो आप सभी देख रहे होंगे जैसे कि आप सभी एग्जाम दे कर आए हैं, तो करंट के क्वेश्चन भी आपके उठा कर दिए जा रहे हैं। तो करंट की जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड हो। अब देखिए यहाँ पर है, कुमारी गुंजन अपने साथियों को समझा रही है कि वाणिज्यिक बैंक असीमित मात्रा में साख मुद्रा का सृजन नहीं करते। यहाँ पर एक कुमारी गुंजन है, वो अपने जो साथी हैं, चाहे फ्रेंड हो चाहे क्लासमेट हो, उनको क्या करिए समझा रही है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, यानी कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह हो गया, वो क्या करते हैं, वो जितनी भी साख होती है, साख मुद्रा होती है, उसका सृजन नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो मनी है सारी की सारी उसे एक तरीके से लोन के रूप में नहीं दे पाते हैं। उन्हें क्या है, कुछ % अपने पास जमा रखना पड़ता है और कुछ % केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। अब इन्होंने ये क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से सही विकल्प चुनिए जो उसके द्वारा समझाई गई अवधारणा की ओर इंगित करता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब ये जो यहाँ पर इसने ये बात बताई है, इसको लेकर कौन सा कथन सही है। पहला नगद आरक्षित अनुपात, दूसरा रेपो दर, तीसरा बैंक दर और चौथा साख।
सृजन। तो आपको पता होगा नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, और जो दूसरी बात इसने कही है, एक तो कहा है कि अपने पास कुछ परसेंट रखता है और दूसरा इसने कहा है कुछ परसेंट RBI के पास रखना पड़ता है, तो वो है SLR हो गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, तो SLR तो नहीं दे रखा है यहाँ पर यहाँ पर CRR दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ आ जाएगा, इसलिए मैं कहती हूँ केवल MCQs मत करो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो अपने। और आप सभी मानते नहीं हो और आप सभी सोचते हो बस MCQs मिल जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बहुत ईजी काम हो गया है, तो ये आप गलती यहाँ पर करें और मार भी बहुत खाओगे इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे सामने, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, बहुत यहाँ पर पिंक पिंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 दे रखे, पूछा हुआ है एक शिक्षक कक्षा में अपने शिक्षार्थी जो हैं, यानी कि एक शिक्षक क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को किसी चीज़ को लेकर व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है कि केंद्रीय बैंक की विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती। तो यहाँ पर जो टीचर है वो बता रहा है स्टूडेंट्स को कि जो RBI है उसका विदेशी विनिमय जो दर है उसको लेकर कोई भी भूमिका वगैरह नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति तथा विदेशी मुद्रा की मांग के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर जो टीचर वो बता रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, जो विदेशी विनिमय बाजार होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो विदेशी मुद्रा पूर्ति होती है और जो विदेशी मुद्रा की मांग होती है उसके अकॉर्डिंग तय करते हैं विदेशी विनिमय दर। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यह कथन शिक्षक द्वारा दिया गया है, इसमें बताई गई विदेशी विनिमय दर को पहचानिए। अब ये जो यहाँ पर विदेशी विनिमय दर की जो डेफिनेशन बताई है टीचर ने, वो कौन सी बताई है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है स्थिर विनिमय दर, दूसरा तरनशील विनिमय दर, तीसरा है यहाँ पर प्रतिबंधित तरनशील विनिमय दर और चौथा है प्रतिबंधित स्थिर विनिमय दर। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्रतिबंधित तरनशील विनिमय दर। इसमें क्या होता है कि इसमें इसलिए ऐसा किया जाता है कि संतुलन कायम रहे, बैलेंस कायम रहे, क्योंकि जो विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती, विदेशी मुद्रा की मांग होती है, उसको ध्यान में रखकर क्या है ऐसा जो निर्णय है वो लिया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने ये 8th वाला है, इसमें पूछा गया है आप सभी को ये बताना है, हमें 2 कथन दे दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो देखिए पहला कह रहा है राजस्व व्यय सरकार के प्रतिबद्ध व्यय होते हैं। इन्होंने कहा कि जो राजस्व व्यय है, सबसे पहली बात राजस्व व्यय आ गई तो राजस्व व्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्व व्यय जो है उसे 2 उसमें डिवाइड किया गया है। एक तो राजस्व व्यय के द्वारा परिसंपत्ति का जो निर्माण है वो नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो सरकार के द्वारा अगर कोई पेंशन वगैरह दी जा रही है, चाहे वो वृद्ध अवस्था जो व्यक्ति आते हैं वृद्ध अवस्था की श्रेणी में उनको दी जा रही हो पेंशन, तो उससे क्या है सरकार व्यय कर रही है, ठीक है, पर वहाँ पर सरकार का जो व्यय किया जा रहा है, जो खर्च किया जा रहा है, उससे क्या है कोई परिसंपत्ति तो नहीं इकट्ठी हो रही है ना, तो इसलिए ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरा जो है दूसरा ध्यान रखना है इसमें कि सरकार की जो देयता है उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। यानी कि सरकार अगर एकदम से क्या होगा, किसी भी राज्य में प्राकृतिक कोई भी आपदा पड़ेगी तो उसमें अगर सरकार को अपना धन खर्च करना पड़ा, यानी कि एक तरीके से अनुदान देना पड़ा, तो वो जो खर्च किया गया है धन, उसको लेकर सरकार की देयता में कोई कमी नहीं आई। यानी कि सरकार के ऊपर अगर सरकार ने किसी से लोन लिया था और वो लोन चुकाना पड़ रहा है तो वो देयता तो होती है, तो वो देयता में किसी प्रकार की कमी तो नहीं आई ना। वो जो खर्च किया गया सरकार की जेब से जो गया है, जो प्राकृतिक आपदा के संकट को ठीक करने के लिए दिया गया है, एकदम से आया है, अचानक से आया है, तो उसके लिए पहले से धन तो नहीं रखते हैं कि प्राकृतिक आपदा आएगी तो इसलिए होगा। तो इसको लेकर क्या है, सरकार की कोई भी जो देयता है और उसमें कमी नहीं आती है। अब ये कथन हम देखते हैं। पहला कथन क्या है, राजस्व व्यय सरकार के प्रतिबद्ध व्यय होता है। तो यानी कि जो सरकार का प्रतिबद्ध व्यय, एक तरीके से ठीक कहा गया है इन्होंने कि सरकार का जो देयता है एक तरीके से वैसी की वैसी बनी रहती है और इसके प्रति वो प्रतिबद्ध होते हैं। दूसरा यहाँ पर है, ये व्यय सरकार के लिए किसी संपत्ति का निर्माण नहीं करती है। तो दूसरा भी वाक्य आपका बिल्कुल ठीक है और इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएंगे दोनों वाले कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9th है, हाँ आप ठीक दिख रहा है, 9th क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा कि भुगतान शेष के पूंजीगत खाते में मूल रूप से डैश व डैश वर्ग की मदें शामिल होती हैं, यानी कि की जाती हैं, ये कहा गया है यहाँ पर। तो देखिए जो भुगतान शेष का जो खाता होता है, भुगतान शेष जैसे मैंने कहा, भुगतान शेष में आपके जो घटक होते हैं उसमें चालू खाता और पूंजीगत खाता, 2 टाइप के खाते होते हैं। तो पूंजीगत जैसे कि चालू खाते के हमने चालू खाते के हमने 3 पार्ट्स करे थे, वस्तु
वस्तु का आयात और निर्यात, सेवाओं का आयात और निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण, ठीक है। इसी प्रकार से पूंजीगत जो खाता होते हैं उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, विदेशों से उधार लेना और देना। दूसरा, विदेशों में निवेश तथा विदेशों से निवेश। और तीसरा, विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन ठीक होगा। पहला यहाँ पर कहा गया है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश है ये आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि विदेशों से जो है आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विदेशों से निवेश किया जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा था विदेशों में निवेश और विदेशों से निवेश, ठीक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये ठीक हो गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन कहा गया है विदेशों से अनुदान, ठीक है। विदेशों से अनुदान का मतलब है कि विदेशों से कुछ लेना, जैसे कि मैंने कहा था विदेशों से उधार लेना और देना, तो विदेशों से उधार लेना, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड वाला अगर आप कहेंगे ऋण तथा उधार, तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि विदेशों से लेना है या नहीं लेना, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर कहा है पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उन्हें बेचना विदेशों को, तो ये तो शामिल ही नहीं है पूंजीगत खाते में। तो इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th वाला है सर्वोच्च वित्तीय संस्थान जो मुद्रा पूर्ति तथा ब्याज की दर को नियंत्रित करता है डैश कहलाता है। तो सर्वोच्च वित्तीय जो संस्थान है उसमें जो मुद्रा पूर्ति होती है और ब्याज की जो दर है उसका निर्धारण करता है वो कौन करता है? पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा नाबार्ड। तो देखिए जो नाबार्ड है वो तो कृषि के लिए जो है वो उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय जो रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, जो भी मुद्रा की पूर्ति होती है और ब्याज दर होता है उसका निर्धारण करता है आरबीआई करता है, और साथ साथ साख पर नियंत्रण भी रखता है। आपको पता होगा मौद्रिक नीति अपनाता है आरबीआई। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला आपका। तो जैसा मैंने क्वेश्चन पेपर देखा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट भी लग रहे हैं और इजी भी लग रहे हैं। यानी कि जो करंट के क्वेश्चन उठा के दिए जा रहे हैं वो तो डिफ़िकल्ट लगने ऑब्वियसली सी बात है, आपको लगेंगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आप देखिए अगला है यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना को डैश के नाम से जाना जाता है। अब पहला ऑप्शन है यहाँ पर आईपीआर योजना, दूसरा है नेहरू योजना, तीसरा है महालनोबिस योजना और चौथा है औद्योगिक योजना। अब यहाँ पर जैसे कि इस लड़की ने भी जो है यहाँ पर इस बच्चे ने भी औद्योगिक योजना लगा रखा है टिक, पर ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। कैसे गलत होगा? क्योंकि औद्योगिक योजना को अगर हम यहाँ पर सही कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये औद्योगिक योजना है ये बोलने से केवल यहाँ पर इसका संदर्भ दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो निकल के नहीं आता है। एक औद्योगिक नीति भी है जो इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, अलग से भी तो अपनाई गई है सरकार के द्वारा, तो वो हो सकती है। तो इसलिए केवल ये कहकर हम ये नहीं कह सकते ये दूसरी पंचवर्षीय योजना होगी। हाँ, उद्योगों पर फोकस किया गया था, पर जब इसके स्थान पर इसके साथ साथ महालनोबिस योजना का नाम भी दे दिया है तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि महालनोबिस मॉडल के अकॉर्डिंग दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, सी वाला। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला है विदेशी व्यापार की दिशा का संदर्भ डैश से है। तो विदेशी व्यापार की जो दिशा है उसका संदर्भ किससे होगा? पहला ऑप्शन है हम क्या निर्यात करते हैं, दूसरा है हम क्या आयात करते हैं, तीसरा है हम किसके साथ व्यापार करते हैं और चौथा है हम क्या आयात और निर्यात करते हैं। तो विदेशी व्यापार की जो दिशा है उसका संदर्भ किससे होगा, यानी कि विदेशी व्यापार जो किया जा रहा है उसका संदर्भ क्या होगा कि हम क्या आयात और क्या निर्यात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यही होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या है मुझे बता दीजिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 है डैश खाद्य फसलों से नकदी फसलों की ओर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। तो डैश जो है खाद्य फसल जो है उससे नकदी फसल की तरफ जो परिवर्तन होता है, पहला दे रखा है व्यापार अधिशेष, दूसरा यहाँ पर है कृषि व्यवसायीकरण, चौथा यहाँ पर है हरित क्रांति और ये सी यहाँ पर दे रखा है हरित क्रांति और चौथा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर आपका? तो जब खाद्य फसल का क्या होता है नकदी फसल में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहीं पर आपको क्या है इसका सही आंसर कमेंट में पिन कर दूंगी। जिस भी बच्चे ने सबसे पहले इसका सही आंसर दिया होगा उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर और सब जो भी आंसर देंगे इसका उसका रिप्लाई भी वहीं पर होगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आप सभी को बताना है आपने क्या सही, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर दो कथन दे दिए हैं। पहला कथन कह रहा है निर्धनता रेखा से ऊपर के व्यक्तियों को गैर निर्धन कहा जाता है। तो ये जो बात यहाँ पर कही गई बिल्कुल ठीक है। निर्धनता रेखा जो होती है अगर उसे कोई पार कर लेता है, यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे चला जाता है, तो वो तो गरीब माना ही जाएगा। तो निर्धनता रेखा से ऊपर वाले जितने भी होते हैं उसे क्या है, निर्धन नहीं माना जाता है, यानी कि गैर निर्धन हो गई। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देख लेते हैं। निर्धनता रेखा मौद्रिक संदर्भ में 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी होती है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जैसे ही कल मैं सैम्पल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी तब मैंने बताया था कि जो गाँव है, गाँव में जो कैलोरी होती है वो 2400 होती है मानी जाती है एक व्यक्ति की, और जो शहर होती हैं उसमें एक व्यक्ति की जो कैलोरी है, एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, वो 2100 मानी जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही गई यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग आपके दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 वाला है। यहाँ पर कथन दिया गया है। कथन पहला कह रहा है कि भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आकर्षक गंतव्य है। तो भारत जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आकर्षक गंतव्य है, तो एक तरीके से ठीक है ये कि विदेशों में जो ये प्रत्यक्ष निवेश वगैरह हो रहा है उसको लेकर, मतलब कि भारत में जो भी विदेशी देश हैं वो क्या निवेश करना चाहते हैं। ठीक बात है ये तो आपकी, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है CEBR। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट तय की गई थी और उसके अकॉर्डिंग कहा गया, इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के आधार पर 2030 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो ऐसा बिल्कुल सही है, जैसे कि मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो बिल्कुल सही बताया गया है। CEBR जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यही बात कही गई है। और इसके अकॉर्डिंग एक और बात कही गई है कि 2025 तक जो भारत है वो क्या है, ब्रिटेन से भी आगे निकल जाएगा, ऐसा कहा गया था। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने 16 है। आप सभी को एक काम करना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सेक्शन 1 कंप्लीट करवाया जाएगा, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक है। ठीक है, आप 16 यानी कि 20 में से कितने आपके नंबर आएंगे ये आपको मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अभिकथन ए और आर यहाँ पर बताने हैं हमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। अभिकथन ए यहाँ पर कह रहा है हमें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। तो जो मुद्रा आपूर्ति होती है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति का मतलब है, मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है कि एक समय में देश के वासियों के पास, देश में रहने वालों के पास कितनी मुद्रा है, ठीक है, टोटल जो मनी होती है उसे मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। और बैंक में कितनी मुद्रा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो वो देखा जाता है, वो मुद्रा आपूर्ति होता है। तो इसने कहा है कि मुद्रा आपूर्ति यानी कि जो मनी का जो फ्लो है मार्केट में कितना हो रहा है, उस पर जो है एक तरीके से उस पर प्रभाव डालने के लिए जो खुले बाजार की क्रियाएं OMO जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है ना, मौद्रिक नीति के तहत RBI क्या करता है, OMO खुले बाजार की क्रियाएं करता है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, जब जो सरकारी प्रतिभूति जो होती है उनका जो क्रय, एक तरीके से उनका जो विक्रय जो बेचा जाता है, अगर वो ज़्यादा बेच दी जाती है तो इसका मतलब क्या है, RBI मुद्रास्फीति के टाइम पर ऐसा करता है। और उस टाइम पर जो लोगों के पास ज़्यादा मनी होती है वो क्या करते हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियाँ उन्हें खरीद लेते हैं और अपने पैसे जो है RBI के पास दे देते हैं। इससे क्या होता है, सिचुएशन ठीक हो जाती है। और इसी तरीके से आप अपोजिट कर सकते हो। अब यहाँ पर कारण कह रहा है अर्थव्यवस्था में साख के प्रभाव को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। तो साख का प्रभाव तो कंट्रोल करने के लिए करता है, वो बढ़ाने के लिए नहीं करता। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। कथन ए सत्य है, परंतु जो आर है यहाँ पर वो बिल्कुल असत्य है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर कहा गया है 17 वाला क्वेश्चन है, सही हमें जो है यहाँ पर युग्म चुनना है। यहाँ पर इन्होंने कुछ विकल्प दिए हैं, उसमें से चुनना है कि ए का फर्स्ट बताया इन्होंने, बी का सेकंड बताया, सी का थर्ड बताया और डी का फोर्थ बताया। हमें बताना है कौन सा ठीक है इसमें से। तो यहाँ पर देखिए आपका
जो है इसका सी का थर्ड वाला ही आपका यहाँ पर ठीक है। किस तरीके से है, क्योंकि शेष विश्व के जो उपहार है वो चालू खाते में आते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ चालू खाते के अंदर आपका पहला जो है वस्तु का आयात और निर्यात, दूसरा जो होता है सेवाओं का आयात और निर्यात, तीसरा जो है एक पक्षीय जो हस्तांतरण वो होता है। तो यहाँ पर शेष विश्व से उपहार है, यानी कि जो उपहार जो दिए जाते हैं, जो दान दिए जाते हैं, वो जो होते हैं आपके चालू खाते में आते हैं, और ये बिल्कुल ठीक कहा गया इन्होंने, ठीक है। अब पहले वाला चेक कर लेते हैं, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय जो होता है वो क्या है, जो राजस्व व्यय है आपका, राजस्व व्यय में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ना तो जो है आपकी जो सरकार की जो देयता होती है उसमें कमी होती है, और ना ही जो है ना ही जो सरकार की जो परिसंपत्ति है उनका निर्माण होता है। तो सड़क निर्माण पर व्यय किया जा रहा है, तो यहाँ पर सड़क ठीक होगी ना, तो ये तो नहीं आएगा आपका इसमें, ठीक है। ऐसे तो परिसंपत्ति बन रही है ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। शुद्ध अदृश्य, शुद्ध जो अदृश्य होती हैं उनमें इन्होंने कहा है वस्तु का निर्यात और आयात, पर ये तो गलत हो जाएगा। शुद्ध अदृश्य में आपका जो है आपकी सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब डी वाला देखिए, नेपाल को ऋण, अगर नेपाल को ऋण दिया जा रहा है भारत के द्वारा, तो इससे क्या है, इससे उनकी देयता तो कम नहीं हो रही है ना, यानी कि अगर भारत सरकार ने मान लीजिए यूएसए से ऋण ले रखा है, तो वो क्या कर रहा है, अगर वो नेपाल को ऋण दे रहा है तो इससे उसका यूएसए वाला जो ऋण है वो तो नहीं चुकाया ना उसने, तो देयता तो नहीं कम हुई है, तो ये आपका ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 वाला कहा गया है, निम्न में से क्या भारत में किसानों को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। तो भारत में जो किसान हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ऋण उपलब्ध कौन सा नहीं करवाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सहकारी बैंक, सहकारी बैंक तो करवाते हैं, वो तो गाँव के लिए तो बने हैं। दूसरा नाबार्ड, नाबार्ड भी करवाता है, वो भी गांव के किसानों के लिए बना है। तीसरा सूक्ष्म साख समिति, सूक्ष्म जो साख समिति है ये मैंने सर्च किया काफ़ी और इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर जो स्वयं सहायता समूह है वो भी जो गाँव होते हैं भारतीय गाँव उनमें बनाए जाते हैं। हमने जो 10th क्लास की इको का चैप्टर वो भी पढ़ा है, अगर आपने वो भी पढ़ा होगा ना मुद्रा वाला, तो उससे भी आपको पता चल गया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, यही जो है जो साख है वो उपलब्ध नहीं करवाता है। नाबार्ड भी किसानों के लिए बनाया है कि उन्हें साख उपलब्ध हो सके, सहकारी बैंक भी और स्वयं सहायता समूह भी, तो ये सी जो है वो ठीक हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन में शामिल है। तो व्यापार संतुलन में क्या चीज़ शामिल है ये पूछा गया है। तो पहला है जहाज उड़ानी, दूसरा बीमा, तीसरा वस्तुओं का आयात और चौथा यहाँ पर है एक तरफा हस्तांतरण। तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी वाला, यानी कि वस्तुओं का आयात। वस्तुओं का आयात इक्वल टू वस्तुओं का निर्यात जो है वो व्यापार संतुलन में आएगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी आया था, जब भी मैंने बताया था व्यापार संतुलन कब होगा, जब आपकी जो वस्तुओं का आयात है और निर्यात है वो इक्वल हो जाएगा, तब व्यापार में संतुलन हो जाएगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला है, कहा गया डैश को निर्धनता उन्मूलन की त्रिआयामी उपाय में शामिल नहीं किया गया है। पहला कह रखा है जनसंख्या नियंत्रण, तो त्रिआयामी उपाय में क्या चीज़ें शामिल है पहले तो ये पता होना चाहिए। इसमें जो पहले वाला है 3 आयाम दिए गए हैं जिससे गरीबी को कम किया जा सकता है। एनसीईआरटी बुक जो इकोनॉमिक्स की उसमें साफ साफ बताया गया है, ठीक है। पहला जो है उसमें समृद्धि कहा गया है, यानी कि देश में समृद्धि होनी चाहिए और उसके अंदर जो है जीडीपी में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये चीज़ बताई गई है। अगर इनमें वृद्धि होगी तो ये माना जाता है कि अगर जीडीपी में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और इससे क्या होगा, जो आय है उसका समान वितरण कहीं ना कहीं होगा, गरीबों तक भी आय पहुंच सकेगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका ठीक हो जाएगा ना, ये जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। अब यहाँ पर दूसरे वाला जो त्रिआयामी उपाय है उसमें दूसरा जो बताया गया है वो है औद्योगिकरण, यानी कि जो रोज़गार है, रोज़गार सृजन जो योजना है वो बनानी है, ऐसा कहा गया है, ये चीज़ शामिल की गई है, तो ये वाला भी आपका ठीक हो जाएगा। जो तीसरा है उसमें जो बेसिक नीड्स होती है, यानी कि जो न्यूनतम आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना शामिल है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जो हो गया वो चीज़ें शामिल है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। अब फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कह रखा और यही आपका ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने नहीं वाला पूछा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
21 वाला क्वेश्चन है, कहा है इन्होंने, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में कुमारी संरचना केवल एकमात्र मानव है। इन्होंने कहा एक ऐसी काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, ऐसी सोची हुई ऐसी एक अर्थव्यवस्था जिसमें कुमारी संरचना क्या है, केवल एक वही मानव है, यानी कि उसके अलावा कोई और मनुष्य है ही नहीं, तथा वहाँ कोई दूसरा क्रेता या विक्रेता नहीं है। मनुष्य नहीं होगा तो क्रेता विक्रेता भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मुद्रा की आवश्यकता डैश होगी। अब मुद्रा की आवश्यकता क्या होगी? अब भाई एक ही व्यक्ति है पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे मान लो पूरी अर्थव्यवस्था भी नहीं है, एक देश में केवल एक ही व्यक्ति है, तो उसे धन की तो, मुद्रा की तो जरूरत होगी ही नहीं ना। जो उसे खाना है वो खाएगी, जहाँ घूमना है वो घूमेगी, किसी पैसे की तो जरूरत होगी नहीं। जब वहाँ पर कोई खरीदने वाला बेचने वाला नहीं होगा तो पैसे की क्यों जरूरत होगी? उसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा शून्य वाला, यानी कि 0। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो महाविभाजक जो वर्ष है वो आपका 1921 को कहा जाता है। बी ऑप्शन ठीक हो जाए। किस प्रकार से? क्योंकि 1921 से पहले क्या है, भारत में जो जनसंख्या वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर 1921 का एक ऐसा साल आया, उसके बाद क्या भारत की जनसंख्या बढ़ती ही गई और बढ़ती ही गई, अभी तक बढ़ रही है, तो इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 वाला। इसमें पूछा गया है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहे हैं भूमि सुधार मुख्य कृषि सुधारों में से एक है। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपके फर्स्ट चैप्टर से आए क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी के, मैंने जो इंडियन इकोनॉमी है उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके हैंड रिटन नोट से कवर करवाए हैं। नहीं देखी है आपने प्लेलिस्ट, तो उसे देख लीजिए फटाफट। आपको लिंक जो है कमेंट बॉक्स या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मिल जाएगी। तो देखिए, जो भूमि सुधार है उसमें ये जो है ये आपका कृषि सुधारों में एक मेन चीज़ रहेगी, क्योंकि जो भूमि सुधारों में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। उसमें आपकी जो जमींदार प्रथा है उसे हटाया गया, उसको उन्मूलन किया गया। इसके साथ साथ जो भूमि के टुकड़े हैं उन्हें जोड़ कर दिया गया किसानों को, अलग अलग टुकड़े थे भूमि के, तो उस पर कोई भी तकनीक का यूज़ नहीं हो पा रहा था इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगला दे रखा है इन्होंने कथन, दूसरा कह रहा है कि भूमि सुधारों ने मध्यस्थों का उन्मूलन किया। जैसे मैंने कहा जमींदार प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका दोनों कथन सत्य हैं, तो ये हो गया ए वाला ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 24 वाला। पूछा गया है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं थी वो पूछा गया है। यानी कि जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो रही थी उस टाइम पे भारत की जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी क्या सिचुएशन थी, ये चीज़ अगर हमें पता है तो हम ये बता देंगे कि उसकी विशेषता क्या नहीं थी। पहला ऑप्शन है पिछड़ी तकनीक। तो पिछड़ी तकनीक तो थी ही, जब ही तो इतने 85% तक की जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, और फिर भी क्या है वहाँ पर केवल अगर देखा जाए तकनीक वगैरह तो थी ही नहीं। और दूसरी बात देखा जाए तो केवल जो वर्षा पर निर्भर थे, यानी कि सिंचाई की भी तकनीक नहीं थी, तो कोई और तकनीक की तो आशा की ही नहीं जा सकती। तो इसलिए आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये तो आपका ठीक होगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगला देखिए, सरकार के द्वारा उच्च निवेश। अगर सरकार के द्वारा उच्च निवेश होता, तकनीक भी अच्छी आती और कृषि में सुधार पहले से ही हुआ होता, तो स्वतंत्रता के बाद तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो क्यों खर्च करेगी हमारे ऊपर, कृषि पर क्यों खर्च करेगी? तो यही आपका ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी वाला भी देख लेते हैं, सीमित सार्वजनिक क्षेत्र, तो ये भी ठीक है। डी वाला कपास उद्योग पर भारतीयों का आधिपत्य है, ये भी ठीक है। अब इसके ये जो था आपके 24 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके प्री बोर्ड के सॉल्यूशन के। और अब आपको मुझे बताना है, आप 20 क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे कर लो, और साइड में जो आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बात तो बोलने की है, आप ज़रूर करेंगे मुझे पता है, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो। और सब्सक्राइब करो तो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर पहुंच जाएगा आपके पास, दिक्कत नहीं होगी। अब जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।